हम पढ़ रहे हैं नाभिकीय भौतिकी। इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए कुछ विशेष तथ्यों का अध्ययन करना है आज हमें। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के लिए कुछ विशेष तथ्य। सबसे पहले अध्ययन करेंगे न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक। क्या होता है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक? न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक को कैसे व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या एवं उससे पूर्व पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इससे पूर्व पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। इसको कैसे व्यक्त करते हैं? क्या है श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी से क्या समझते हैं अपन? पीढ़ी का क्या तात्पर्य है? नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का प्रारंभ होता है, कोई एक न्यूट्रॉन किसी एक यूरेनियम नाभिक से टकराता है तो उस पीढ़ी को अपन प्रथम पीढ़ी मान सकते हैं जिसमें केवल एक न्यूट्रॉन है। अब वह न्यूट्रॉन किसी एक यूरेनियम नाभिक को विखंडित करता है और उससे 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। तो वो 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, ये विखंडन की दूसरी पीढ़ी। अब वो मान लीजिए 3 न्यूट्रॉन अन्य 3 यूरेनियम नाभिकों को विखंडित करते हैं और उससे 9 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, उसको अपन विखंडन की तीसरी पीढ़ी मान सकते हैं। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की किसी भी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या तथा इससे पूर्व पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या का अनुपात न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक कहलाता है। इसको कैसे व्यक्त करते हैं? यदि k का मान 1 है, k का मान 1 हो तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होती है तथा नियत दर से नियंत्रित रूप से ऊर्जा मुक्त होती है। न्यूट्रॉन गुणन गुणांक k का मान 1 हो, यानी किसी पीढ़ी में जितने विखंडन योग्य न्यूट्रॉन है उससे पूर्व पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या भी उतनी ही थी, तो k का मान 1 होगा। जब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में इस न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक का मान 1 हो, इसका मतलब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होगी तथा नियत दर से नियंत्रित रूप से ऊर्जा मुक्त होगी जिसका सृजनात्मक कार्यों में सदुपयोग किया जा सकता है। यदि k का मान 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा, k इज ग्रेटर देन 1 हो, तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर तीव्र गति से बढ़ती है तथा कुछ ही क्षण में अनियंत्रित हो जाती है तथा अनियंत्रित रूप से ऊर्जा मुक्त होती है जिसका विनाशकारी कार्यों में दुरुपयोग होता है, जिसका सृजनात्मक कार्यों में सदुपयोग कर पाना संभव नहीं होता। k इज ग्रेटर देन 1, क्या अर्थ है इसका? किसी भी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है तो उससे आगे वाली पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 से अधिक होगी, तो k का मान ग्रेटर देन 1 होगा। यदि मान लो किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है और उससे आगे वाली पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 150 है, तो k का मान 1.5 आएगा, क्योंकि 150 और 100 का अनुपात 1.5 होगा, यानी k का मान 1.5 होगा। यानी k का मान जब 1 से ज्यादा है, 1 से बड़ा है, तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की जो दर है वो तीव्र गति से बढ़ेगी तथा कुछ ही क्षण में अनियंत्रित हो जाएगी एवं अनियंत्रित रूप से ही ऊर्जा मुक्त होगी जिसका विनाशकारी कार्यों में दुरुपयोग हो सकता है, किसी सृजनात्मक कार्य में सदुपयोग करना संभव नहीं होता। जब k का मान 1 से कम है, यानी किसी पीढ़ी में
श्रृंखला अभिक्रिया की किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है और उससे आगे की पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 50 है, तो फिर के का मान 0.5 आएगा, यानी 1/2 होगा। यानी 1 से यदि कम है तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर समय के साथ घटती जाएगी और घटते हुए शून्य हो जाएगी कुछ समय बाद, अर्थात नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाएगी। यानी के का मान यदि 1 है तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होती है, नियंत्रित रूप से नियत दर से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका किसी सृजनात्मक कार्य में सदुपयोग किया जा सकता है। और यदि k इज ग्रेटर देन 1 है तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर तीव्र गति से बढ़ती है एवं अनियंत्रित रूप से ऊर्जा मुक्त होती है। यानी यह श्रृंखला अभिक्रिया कुछ समय में ही अनियंत्रित हो जाती है और अनियंत्रित रूप से एक विस्फोट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका किसी विनाशकारी कार्य में दुरुपयोग हो सकता है, सृजनात्मक कार्य में सदुपयोग कर पाना संभव नहीं हो पाता है। और जब इस के का मान 1 से कम है, के इज लेस देन 1 है, तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर घटते हुए कुछ समय पश्चात बंद हो जाती है, यानी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। के का मान 2.5 हो सकता है, अधिकतम 2.5 हो सकता है, क्योंकि जब यूरेनियम नाभिक विखंडित होते हैं तो औसतन 2 से 3 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, यानी औसतन 2.5 न्यूट्रॉन उत्सर्जित होते हैं एक नाभिक के विखंडित होने पर। इसका मतलब के का अधिकतम मान 2.5 हो सकता है। तो यह है न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक, जिसके आधार पर श्रृंखला अभिक्रिया कब नियत दर से संपन्न होगी, कब श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से बढ़ती हुई अनियंत्रित हो जाएगी और कब श्रृंखला अभिक्रिया की दर है वो घटते हुए कुछ समय पश्चात बंद हो जाएगी, इसका निर्धारण किया जा सकता है। अब दूसरी बात है न्यूट्रॉन क्षरण समस्या। न्यूट्रॉन क्षरण समस्या यानी विखंडनीय पदार्थ में न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति भी होती है और न्यूट्रॉनों का लीकेज भी होता है, क्षरण भी होता है। न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति दर यूरेनियम के पिंड में उपस्थित नाभिकों की संख्या अर्थात पिंड के आयतन पर निर्भर होती है। किसी भी विखंडनीय पदार्थ यानी यूरेनियम का जैसे विखंडनीय पदार्थ लिया अपन ने, तो उस विखंडनीय पदार्थ के पिंड में नाभिकों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी अर्थात उसका आयतन वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, उसमें न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी विखंडनीय पदार्थ के पिंड में न्यूट्रॉनों की उत्पत्ति दर उस पदार्थ के आयतन के समानुपाती होती है, आयतन के समानुपाती होती है। जबकि क्षरण दर जो है, क्षरण लीकेज होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल से, उस विखंडनीय पदार्थ के पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा, न्यूट्रॉनों के क्षरण की दर यानी लीकेज होने की दर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की जो क्षरण दर है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। यदि अपन विखंडनीय पदार्थ के पिंड की त्रिज्या स्मॉल आर ले, यदि एक स्मॉल आर त्रिज्या के गोलाकार पिंड की कल्पना करें, तो न्यूट्रॉनों की जो उत्पत्ति दर है जो कि आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यूब के समानुपाती होती है, अर्थात उत्पत्ति जो दर है वो आर क्यूब के समानुपाती होगी। जबकि क्षरण दर जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो स्मॉल आर त्रिज्या के गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉनों की जो क्षरण दर है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होगी। इस प्रकार क्षरण दर का उत्पत्ति दर के सापेक्ष आनुपातिक मान ज्ञात करें अपन, यानी क्षरण दर अपॉन उत्पत्ति दर, क्षरण दर का उत्पत्ति दर के सापेक्ष अनुपातिक मान ज्ञात करें तो वो 1/r के समानुपाती होगा। यानी क्षरण दर, न्यूट्रॉनों की क्षरण दर व उत्पत्ति दर का अनुपात 1/r के समानुपाती होगा। इसका मतलब ये है कि r का मान जितना कम होगा
यानी पदार्थ जितना कम होगा उस पिंड का आकार जितना छोटा होगा, छोटा होने पर उत्पत्ति दर के सापेक्ष क्षरण दर अधिक होगी। उत्पत्ति दर के सापेक्ष लीकेज होने की जो दर है वो उतनी ही अधिक होगी। इसका मतलब ये है कि विखंडनीय पदार्थ का आकार एक निश्चित न्यूनतम मान से कम होने पर क्षरण दर उत्पत्ति दर से अधिक हो जाएगी, अर्थात श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होने के लिए विखंडनीय पदार्थ का आकार एक निश्चित न्यूनतम मान के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए। उसको अपन क्रांतिक आकार भी कहते हैं। तो एक समस्या है न्यूट्रॉनों की क्षरण दर। तो क्षरण दर उत्पत्ति दर से कम हो, इसके लिए विखंडनीय पदार्थ का आकार एक निश्चित न्यूनतम मान से अधिक होना चाहिए, तो ही न्यूट्रॉनों की जो उत्पत्ति दर है वो क्षरण दर से अधिक होगी और श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो सकेगी। तीसरी जो समस्या है वो क्रांतिक द्रव्यमान, यानी विखंडनीय पदार्थ की वह है निश्चित न्यूनतम मात्रा जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होने के लिए विखंडनीय पदार्थ की एक निश्चित न्यूनतम मात्रा होना आवश्यक है। तो विखंडनीय पदार्थ की वह न्यूनतम मात्रा जिसमें नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न हो जाती है क्रांतिक द्रव्यमान कहलाती है। जैसे यूरेनियम का क्रांतिक द्रव्यमान 10 केजी होता है। चौथा जो तथ्य है न्यूट्रॉन ऊर्जा समस्या। देखिए, नाभिकीय विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉन लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के होते हैं। जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के होते हैं, जबकि विखंडन जो है वो मंदगामी लगभग 0.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से ही होता है। नाभिकीय रिएक्टर में जब किसी नाभिक का विखंडन होता है, एक यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन होता है, तो उससे जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं वो लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के होते हैं, जबकि अन्य यूरेनियम नाभिक जो है उनका विखंडन तापीय ऊर्जा के यानी मंदगामी न्यूट्रॉन 0.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से ही होता है। इसलिए उन तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंदित करने की आवश्यकता होती है और उनको इतना मंदित किया जाए कि वो मंदित होकर उनकी ऊर्जा तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के तुल्य हो जाए, ताकि वो अन्य यूरेनियम 235 नाभिकों को विखंडित कर सके। इसके लिए उचित मंदक का उपयोग किया जाता है। मंदक के रूप में जब किसी पदार्थ का चयन करते हैं तो उसके लिए 2 बातों का ध्यान रखना होता है। यानी मंदक पदार्थ में निम्न 2 गुण होने चाहिए। पहला गुण, इनके परमाणुओं का द्रव्यमान कम होना चाहिए, ताकि न्यूट्रॉनों से टक्कर में न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा की अधिक हानि हो सके। यानी उनकी गतिज ऊर्जा की इतनी हानि हो सके कि न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तापीय न्यूट्रॉनों की गतिज ऊर्जा के तुल्य हो जाए, ताकि वो अन्य यूरेनियम 235 नाभिकों को विखंडित कर सके। दूसरा, न्यूट्रॉन अवशोषक नहीं होने चाहिए। यानी जो मंदक पदार्थ है वो न्यूट्रॉन अवशोषक नहीं होने चाहिए, उनके द्वारा न्यूट्रॉनों का अवशोषण नहीं होना चाहिए। ये 2 गुण होने चाहिए। और इसमें अपन पानी, भारी पानी, ग्रेफाइट के ब्लॉक, इनका मंदक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अर्थात इन पदार्थों में ये दोनों गुण विद्यमान है। इन पदार्थों का मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। 5वां तथ्य है न्यूट्रॉन परग्रहण समस्या। देखिए, नाभिकीय जो रिएक्टर है, परमाणु भट्टियां हैं, उनमें जो विखंडनीय पदार्थ अर्थात जो ईंधन काम में लेते हैं, उनमें यूरेनियम 235 के साथ यूरेनियम 238 भी विद्यमान होता है। और जब किसी एक यूरेनियम 235 नाभिक का विखंडन होता है और उससे जो न्यूट्रॉन
उत्पन्न होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि की होती है। उनको मंदित किया जाता है और जब उनका मंदन किया जाता है यानी उनकी ऊर्जा को कम करके और लगभग तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन 0.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा के बराबर कर दी जाती है, तो वो अन्य यूरेनियम 235 नाभिकों को विखंडित कर सकते हैं। लेकिन यूरेनियम 238 नाभिक 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के अच्छे अवशोषक होते हैं। जब न्यूट्रॉन्स को मंदित करते हैं और जब उनकी ऊर्जा न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा इस प्रास में होती है, 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्रास में होती है, तो उनका अवशोषण है यूरेनियम 238 नाभिकों के द्वारा कर लिया जाता है। और जब यूरेनियम 238 नाभिक इन न्यूट्रॉन्स का अवशोषण करते हैं तो अवशोषित करने के बाद यूरेनियम 239 नाभिक निर्मित होता है। और ये यूरेनियम 239 नाभिक विखंडित नहीं होते हैं, ये रेडियो एक्टिव विघटन उत्पन्न करते हैं। विखंडित न होकर रेडियो एक्टिव विघटन उत्पन्न करते हैं। इसलिए अपन ये चाहते हैं कि जब न्यूट्रॉन्स को मंदित किया जाए तो मंदित करते वक्त जब न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा 1 से 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मध्य होती है, तब उन इलेक्ट्रॉन्स का संपर्क किसी यूरेनियम 238 नाभिक से न हो जाए, ताकि यूरेनियम 238 नाभिकों द्वारा उन न्यूट्रॉन्स का परग्रहण न हो, यानी वो यूरेनियम 238 नाभिकों के संपर्क में न आए। इसलिए नाभिकीय रिएक्टरों में जो विखंडनीय पदार्थ की नलिकाएं हैं उनके बीच की दूरी इतनी रखी जाती है कि एक नलिका से दूसरी नलिका तक जब न्यूट्रॉन पहुंचता है तो वो तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के तुल्य ऊर्जा के बराबर ऊर्जा तक मंदित हो जाता है और उसका यूरेनियम 235 नाभिकों द्वारा परग्रहण किया जाता है। अर्थात यूरेनियम 235 नाभिक उसको परग्रहित करके और विखंडित हो जाता है। तो इसलिए न्यूट्रॉनों का परग्रहण यूरेनियम 238 नाभिकों से न हो जाए, इसके लिए ये व्यवस्था की जाती है कि नाभिकीय रिएक्टरों में 2 यूरेनियम नलिकाओं यानी विखंडनीय पदार्थ की नलिकाओं के बीच की दूरी इतनी पर्याप्त रखी जाती है ताकि जब न्यूट्रॉन एक विखंडनीय पदार्थ की नलिका से दूसरी नलिका तक पहुंचता है तो उन नलिकाओं के मध्य जो मंदक पदार्थ भरा हुआ है उस मंदक पदार्थ से इतना मंदित हो जाए, यानी उसकी ऊर्जा कम होकर तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों के तुल्य ऊर्जा हो जाए, ताकि उसका यूरेनियम 238 नाभिकों से परग्रहण न हो एवं वो यूरेनियम 235 नाभिकों को विखंडित करने में प्रयुक्त हो सके। अब हम पढ़ेंगे नियंत्रित एवं अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रियाएं। देखिए क्या होती है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया एवं क्या होती है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। तो सबसे पहले देखिए नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया वह नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक k का मान 1 होता है। अर्थात नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की प्रत्येक पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है। यदि किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है तो उससे हर आगे वाली पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 ही रहती है। तो न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक k का मान 1 होता है। श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होती है एवं नियत दर से नियंत्रित रूप से ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका सृजनात्मक कार्यों में सदुपयोग किया जाता है। इस प्रकार की नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है, जिसका उदाहरण है परमाणु भट्टी नाभिकीय रिएक्टर। दूसरी है अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया वह नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया जिसमें न्यूट्रॉन गुणन गुणांक या पुनरुत्पादन गुणांक k का मान 1 से बड़ा होता है। k का मान 1 से बड़ा होने का मतलब है
कि हर आगे वाली पीढ़ी में नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की यदि किसी पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 है तो उससे आगे वाली पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या 100 से अधिक होगी। तो यानी k का मान 1 से बड़ा हो तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया तीव्र गति से बढ़ती है तथा कुछ ही समय में अनियंत्रित हो जाती है एवं अनियंत्रित रूप से एक विस्फोट के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका किसी विनाशकारी कार्य में दुरुपयोग हो सकता है, सदुपयोग संभव नहीं है। इस प्रकार की नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कि नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरी अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है परमाणु बम। तो अब हम नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण परमाणु भट्टी एवं अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण परमाणु बम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर। देखिए परमाणु भट्टी या नाभिकीय रिएक्टर में मुख्यतः 5 भाग होते हैं। एक होता है ईंधन, यानी ये एल्यूमिनियम की नलिकाएं हैं। इन एल्यूमिनियम की नलिकाओं में विखंडनीय पदार्थ जो कि अपन यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है, इस विखंडनीय पदार्थ को ही ईंधन कहते हैं। और ये विखंडनीय पदार्थ इन एल्यूमिनियम की नलिकाओं में भर दिया जाता है। इन विखंडनीय पदार्थ की जो छड़ें हैं, यानी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जो छड़ें हैं वो इन एल्यूमिनियम की नलिकाओं में भर दी जाती हैं। इसको अपन ईंधन कहते हैं। और इनके बीच का जो स्पेस है इसमें भारी पानी या ग्रेफाइट के ब्लॉक्स होते हैं जो मंदक का कार्य करते हैं। यानी दूसरा पार्ट होता है मंदक, यानी एक यूरेनियम 235 नाभिक विखंडित होगा और उससे जो न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगे वो न्यूट्रॉन अधिक गतिज ऊर्जा के होते हैं। उनकी गतिज ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होती है, जबकि अन्य यूरेनियम 235 नाभिकों का विखंडन लगभग तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉनों से विखंडित होते हैं, अर्थात उनकी ऊर्जा 0.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, तापीय ऊर्जा के न्यूट्रॉन्स के तुल्य उनकी ऊर्जा हो, तो ही अन्य यूरेनियम 235 नाभिक विखंडित हो पाते हैं। इसलिए एक विखंडन से उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन्स को मंदित करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी इस नाभिकीय रिएक्टर का दूसरा पार्ट होता है मंदक। तो मंदक के रूप में भारी पानी या ग्रेफाइट्स के ब्लॉक का उपयोग किया जाता है, अर्थात ये एल्यूमिनियम की नलिकाएं जिनमें ईंधन भरा हुआ है, यानी यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 भरा हुआ है जो कि विखंडनीय पदार्थ है, इनके बीच का जो स्पेस है इस स्पेस में मंदक पदार्थ यानी भारी पानी या ग्रेफाइट के ब्लॉक होते हैं कि एक एल्यूमिनियम नलिका से निकलने वाला न्यूट्रॉन दूसरी एल्यूमिनियम नलिका तक पहुंचे तो वो मंदित हो जाए, इतना मंदित हो जाए कि वो अन्य यूरेनियम 235 नाभिक से टकराकर उसको विखंडित कर सके। तो ये दूसरा पार्ट होता है मंदक। तो मंदक के रूप में भारी पानी या ग्रेफाइट के ब्लॉक्स का उपयोग किया जाता है जो कि इस भट्टी में इन जो ईंधन भरा हुआ है जिन एल्यूमिनियम की नलिकाओं में उनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस में भारी पानी व ग्रेफाइट के ब्लॉक उपस्थित रहते हैं जो कि मंदन का कार्य करते हैं। इसके अलावा तीसरा पार्ट होता है नियंत्रक छड़ें, यानी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया प्रारंभ हो गई, विखंडन यानी आगे से आगे उत्तरोत्तर विखंडन होता जा रहा है, लेकिन हर विखंडन में उत्पन्न होने वाले न्यूट्रॉन सभी न्यूट्रॉन यानी अन्य यूरेनियम नाभिकों को विखंडित करने में प्रयुक्त हो जाएं तो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कुछ ही समय में अनियंत्रित हो जाएगी। तो इन नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए यानी हर पीढ़ी में विखंडन योग्य न्यूट्रॉनों की संख्या को नियत बनाने के लिए नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है जो कि इन एल्यूमिनियम की नलिकाओं के बीच का जो स्पेस है इसमें ये उपस्थित रहती हैं। इनको जितना अंदर ज़्यादा धकेल दिया जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो कैडमियम जो है वो न्यूट्रॉन्स का अच्छा अवशोषक होता है, तो ये कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर लेती हैं। तो इनको जितना ज़्यादा भट्टी के अंदर प्रवेश करवाते हैं उतने ही ज़्यादा न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करती हैं। तो आवश्यकता के अनुरूप
नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर को जहां नियत करना है उसके अनुरूप इनको भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे जैसे इनको भट्टी से बाहर निकालते हैं नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, इनका न्यूट्रॉन्स का अवशोषण कर पाती है। जैसे जैसे इनको अंदर प्रवेश करवाएंगे, इनका ज्यादा भाग ना भट्टी के अंदर होगा तो ये ज्यादा न्यूट्रॉन्स का अवशोषण करेंगी, यानी नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। तो इन कैडमियम की छड़ों को भट्टी के अंदर इनका कितना भाग रखना है, ये नाभिकीय श्रृंखला की अभिक्रिया की जो दर है उस दर को कितना नियंत्रित करना है, दर को कितना रखना है, इस बात पर निर्भर करता है। तो कैडमियम की छड़ों द्वारा नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है इस नाभिकीय रिएक्टर में या परमाणु भट्टी में। तो कैडमियम की छड़ें नियंत्रक के रूप में काम में ली जाती हैं। अब नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होती जा रही है और नियत दर से इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। उस उष्मीय ऊर्जा को नाभिकीय भट्टी से अलग करने के लिए, हटाने के लिए इसका चौथा पार्ट होता है शीतलक। तो शीतलक के रूप में वायु या CO2 या शीतल जल का उपयोग किया जाता है। ये शीतल जल इसमें अंदर प्रवाहित होता है और उष्मीय ऊर्जा को ग्रहण करके बाहर निकलता है, यानी शीतलन द्वारा उष्मीय ऊर्जा को हटाया जाता है नाभिकीय भट्टी से। तो शीतलन द्वारा यानी शीतल जल इसके अंदर प्रवेश करता है, उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करके और उबलता हुआ पानी इससे बाहर निकलता है। इस उष्मा विनिमयक में, ये जो इसका पार्ट है उष्मा विनिमयक, इस उष्मा विनिमयक में इस उष्मीय ऊर्जा को जो परमाणु भट्टी से शीतल जल द्वारा या शीतलन द्वारा उष्मीय ऊर्जा को अलग कर लिया गया, इस उष्मा विनिमयक में उस उष्मीय ऊर्जा को भाप में परिवर्तित कर दिया जाता है और वो भाप इस बंद चेंबर जिसमें एक टरबाइन लगा हुआ है उसमें निकलती है। उस भाप के द्वारा ये टरबाइन है इसको गति प्रदान की जाती है, यानी उष्मीय ऊर्जा को भाप में परिवर्तित कर दिया और उस भाप को फिर यांत्रिक ऊर्जा में। और इस टरबाइन का संबंध एक विद्युत जनित्र से होता है जो कि इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार उस उष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, यानी परिवर्तित कर लिया जाता है और जो वाष्प है उसको पुनः संघनित करके और इस चेंबर में डाल दिया जाता है, जो कि पानी में बदलकर वापस उसमें भाप बनने के लिए तैयार हो जाती है। इस प्रकार ये चौथा पार्ट इसका हुआ शीतलन, यानी शीतलन द्वारा परमाणु भट्टी में नाभिकों के विखंडन से जो उष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को अलग करने की ये प्रक्रिया है। और पांचवा पार्ट है परिरक्षक, यानी इसके चारों ओर सीमेंट व कंक्रीट की एक मोटी दीवार, 5 से 7 फीट मोटी दीवार बना दी जाती है जो कि इससे निकलने वाले हानिकारक विकिरणों से रक्षा करती है। उस दीवार को कहते हैं अपन परिरक्षक दीवार। तो देखिए ये 5 पार्ट। सबसे पहले ईंधन, इसमें विखंडनीय पदार्थ ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 व प्लूटोनियम 239 का उपयोग किया जाता है। विखंडनीय पदार्थ की छड़ों को एल्यूमिनियम के पात्रों में सील कर ग्रेफाइट या भारी पानी में रखा जाता है। इन छड़ों के मध्य दूरी इतनी रखी जाती है ताकि न्यूट्रॉन मंदक पदार्थ यानी ग्रेफाइट या भारी पानी से पर्याप्त मंदित होकर एक छड़ से दूसरी छड़ तक पहुंच सके। दूसरा पार्ट होता है मंदक। विखंडनीय पदार्थ की छड़ों के मध्य मंदक के रूप में भारी पानी या ग्रेफाइट ब्लॉक होते हैं जिनसे न्यूट्रॉन मंदित होकर एक छड़ से दूसरी छड़ तक पहुंचते हैं ताकि यूरेनियम 235 नाभिकों को विखंडित कर सके। तीसरा पार्ट है नियंत्रक छड़ें। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अर्थात K का मान 1 रखने के लिए कैडमियम की छड़ें प्रयुक्त की जाती हैं, क्योंकि कैडमियम न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होता है। अतः इसकी छड़ों को रिएक्टर में यूरेनियम की नलिकाओं के मध्य उपयुक्त गहराई तक प्रवेशित करके न्यूट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा पार्ट है शीतलक। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया से नियत दर से ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। इसे शीतलन द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए वायु या CO2 या शीतल जल भट्टी में प्रवाहित करते हैं। ये शीतल जल उष्मीय ऊर्जा को अवशोषित कर उष्मीय विनिमयक में पहुंचता है। यहाँ उष्मीय ऊर्जा को भाप में परिवर्तित किया जाता है। ये भाप एक टरबाइन को गतिमान बनाती है। टरबाइन से जुड़ा विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। पांचवा पार्ट है इसका परिरक्षक। भट्टी के चारों ओर
सीमेंट व कंक्रीट की 6 से 7 फीट चौड़ी दीवार बनी होती है जो कि हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। इस प्रकार इसके ये 5 पार्ट होते हैं। अर्थात इस प्रकार नाभिकीय विखंडन द्वारा जो नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया नियत दर से संपन्न होती है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होती है। उस उष्मीय ऊर्जा को नाभिकीय भट्टी से या रिएक्टर से अलग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है। अर्थात इस प्रकार इस भट्टी से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब देखिए क्या उपयोग है इन नाभिकीय रिएक्टरों का विद्युत ऊर्जा उत्पादन में। शोध व चिकित्सा कार्यों में उपयोगी रेडियोएक्टिव समस्थानिक उत्पन्न करने में। अपने यहाँ जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उनका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, शोध व चिकित्सा कार्यों में उपयोगी रेडियोएक्टिव समस्थानिक उत्पन्न करने में किया जा रहा है। भारत में कार्यरत रिएक्टर तारापुर महाराष्ट्र में, नरोरा उत्तर प्रदेश, राउतभाटा राजस्थान। शोध कार्यों के लिए मुंबई के निकट 4 रिएक्टर कार्यरत हैं। देखिए ये जो तारापुर महाराष्ट्र, नरोरा उत्तर प्रदेश और रावतभाटा राजस्थान और कल्पक्कम तमिलनाडु, ये जो है वो तो विद्युत ऊर्जा या शक्ति उत्पादन के लिए बने हुए रिएक्टर हैं, जबकि शोध कार्यों के लिए मुंबई के निकट 4 रिएक्टर कार्यरत हैं जिनसे रेडियोएक्टिव समस्थानिक ऐसे रेडियोएक्टिव समस्थानिक उत्पन्न किए जाते हैं जिनका शोध कार्यों में उपयोग किया जाता है।